name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel PCS with Anurbin. This is very important topic of the polity और पॉलिटी में भी सबसे पहले आपको पता है कि पीआरआईज कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पीआरआईज के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड देखेंगे, बैकग्राउंड के बाद से उसके एवोल्यूशंस कैसे हुआ वो चीज़ें देखेंगे, फिर उसके बाद से इससे रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं वो चीज़ें देखेंगे, फिर उसके बाद से जो है इसमें कौन कौन से कमेटी का गठन किया गया वो चीज़ें देखेंगे। फिर आपको देखना पड़ेगा कि ग्राम सभा, उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल पे कैसे आप उसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके देखेंगे और सारी चीज़ों को मैं आपको लिख के बताऊंगी। और ये वीडियो शॉर्ट में बना रही हूँ क्योंकि अपलोड करने में थोड़ी ईजी रह रही है। बाकी ज़्यादा अगर लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है तो उसमें अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं छोटे छोटे करके वीडियो बनाऊंगी। आप इसको देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो पंचायती राज जो सिस्टम है, सबसे पहले इसका बात जो है आर्टिकल 14 में किया गया था। किसमें? आर्टिकल 14 में किया गया था। किसमें? आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 किसमें गिवन है? तो डीपीएसपी में ये चीज़ें गिवन है। और आर्टिकल 14 में जो है ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत की बात की गई है। तो ये भी चीज़ें याद रखना है आपको। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत कौन से आर्टिकल में गिवन है? ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो आपको पता है कि ये कौन से आर्टिकल में गिवन है? तो ये आर्टिकल 40 में गिवन है, ठीक है। और ये गांधीयन आर्टिकल के अंदर में आता है, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर में आता है, ठीक है। तो पहला चीज़ ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है पंचायती राज सिस्टम को कब दिया गया। इससे पहले बहुत बार ऐसा चीज़ें हुआ कि पंचायती राज का इलेक्शंस मतलब बात किया गया था, बट उसमें कभी गवर्नमेंट चेंज हो गया, कभी कोई चीज़ें हो गया, तो उसकी वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाया था। बट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की अगर बात करें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में इसको लाया गया था। कौन सा इसका शेड्यूल है? तो आपको याद रखना है कि शेड्यूल आपकी कौन सा है। तो 11th शेड्यूल है, जो कि बात करता है किसके बारे में? तो पीआरआईज के बारे में बात करता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था। तो इम्प्लीमेंट आपको पता है कि कब किया गया था? तो 1993 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। 12 में आपको बात करना है कि म्यूनसिपैलिटी जब देख रहे थे इसको, म्यूनसिपैलिटीज़ को भी कोरिलेशन में करके ही हम देखेंगे। तो म्यूनसिपैलिटीज़ की अगर बात करें तो म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करते हैं तो म्यूनसिपैलिटीज़ 12 शेड्यूल में बात करता है। अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आपको पता होगा कि आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ के बीच में इसका आर्टिकल बात करता है, ठीक है। कौन सा? तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में। अच्छा चलिए, एक होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है और एक टू बॉटम टू टॉप अप्रोच होता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत जो था, इसको ग्रास रूट लेवल के नाम से भी जाना जाता था, ग्रास रूट लेवल, ठीक है। तो ग्रास रूट मतलब यहाँ पे जो है एकदम छोटे लेवल से बड़े लेवल तक इसको जाना चाहिए। और इसको एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। अब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी किससे रिलेटेड है? तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है बलवंत राय मेहता जी इनको बोलते हैं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ये चीज़ें आपको याद रखना है, पहला चीज़। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात करता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, ठीक है। क्योंकि पावर सिर्फ एक चीज़ों में नहीं होती है। बात करते हैं कि जो है स्टेट का इलेक्शन और यूनियन का इलेक्शन और आपके जो है विधानसभा के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है? तो ये आपके ईसीआई करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल के तहत में करवाते हैं? 324 से लेकर 329 आर्टिकल के बीच में ये चीज़ें दी गई है, करवाया जाता है। लेकिन बात करें पीआरआईज और म्यूनसिपैलिटीज़ के आर्टिकल की, अगर इनके इलेक्शंस की अगर बात करें तो इनके इलेक्शन कौन करवाता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन भी इसके अंदर में आता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी इसके अंदर में आता है। अच्छा, बात करते हैं कमेटी से रिलेटेड कि पंचायती राज से रिलेटेड कमेटी कौन कौन सी है। तो कमेटी में सबसे पहले आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता कमेटी। दूसरा आपको याद रखना है अशोक मेहता कमेटी। तीसरा आपको याद रखना है कि एल एम सिंघवी कमेटी। कौन सा? एल एम सिंघवी कमेटी। और चौथा आपको याद रखना है गैडगिल कमेटी। ये इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जो कि आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें कि बलवंत राय मेहता की अगर बात करें तो 1957 में आया था और ये 3 टियर गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। अगर बात करें अशोक मेहता की कमेटी तो ये 2 टियर गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। उसके बाद से जो है एल एम सिंघवी और ये सारे लोग भी कुछ कमेटी के रिफॉर्म्स के लिए रेकमेंड कुछ किए थे इन्होंने। लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ये आपको बलवंत राय मेहता कमेटी से पूछे जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि 20 लाख से कम अगर पीपल कोई है तो वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल जो होता है, इंटरमीडिएट लेवल के गठन नहीं किए जाएंगे 20 लाख से कम अगर पीपल वहाँ पे है। अच्छा ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो होता है पीआरआई के इंस्टीट्यूशंस के लिए कितने साल होना जरूरी है? तो 1 ही साल के लिए होना जरूरी है, ठीक है। तो आप पीआरआई के इलेक्शंस को कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से ऑल लेवल जो होता है
ऑल लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ऑल लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, आई थिंक वीडियो लॉन्ग हो रहा है फिर। ऑल लेवल ऑफ पंचायती इंस्टीट्यूशन जो है ये क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड है, डायरेक्टली इलेक्टेड है। बट अगर बात करें कि इंटरमीडिएट लेवल का जो होता है चेयरपर्सन, इंटरमीडिएट लेवल के जो चेयरपर्सन होते हैं उनका इलेक्शन जो होता है कैसा होता है, तो इनडायरेक्टली इलेक्शंस होता है, ठीक है। तो ये आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो, और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताए हैं ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, अगर आपने PYQ देखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि मैंने इस पर क्या क्या चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर कुछ चीज़ें छूट गई है तो उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर